जय हिंद। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड का इतिहास के बारे में। तो झारखंड का इतिहास शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा जो इतिहास का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इतिहास में मुख्यतः हम लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत कहने का अर्थ है मेरा जो समय बीत चुका है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इतिहास के जनक की बात करें तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहता है। जो हेरोडोटस है उसका एक बुक है, वो है हिस्टोरिका। कौन सा बुक है? हिस्टोरिका बुक है। हेरोडोटस का बुक है हिस्टोरिका। तो हम लोग इससे अतीत का जो है सो हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इतिहास की बात करें तो दो प्रमुख विद्वान हैं। पहला एक जॉन ब्रूस है, दूसरा क्रिश्चियन थॉमसन है। तो जॉन ब्रूस की बात करें तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। जॉन ब्रूस बताया कि इतिहास को हम लोग लिखावट के आधार पर बांटेंगे। कहने का मतलब है कि जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला और लिखित साक्ष्य मिला किंतु पढ़ा नहीं गया, और एक जो है सो लिखित भी मिला और पढ़ा भी गया। एक था जॉन ब्रूस ने बताया। एक था क्रिश्चियन थॉमसन ने बोला कि हम लोग को इतिहास को जो हम लोग को धातु प्राप्त हुआ है समय समय पर हम लोग उसको विभाजन करके पढ़ेंगे। उसने प्राग ऐतिहासिक में तांबा का प्राप्ति हुआ था, तो इसमें तांबा को रख दिया, और इसमें आद्यऐतिहासिक में कांसा का मुख्यतः प्रचलन था, तो यह इसको कांस्य युग बता दिया, ये ताम्र युग बोल दिया इसको। और ऐतिहासिक में मुख्यतः लोहा की जो सो खोज हुआ था, तो इसे लोह युग बोल दिया। कौन बोला भाई? तो ये क्रिश्चियन थॉमसन ने बताया एक। तो हम लोग ये दोनों विद्वान थे, ये बताया, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास 3 कालखंडों में बांटकर हम लोग को देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आदि ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में हम लोग पूरा पाषाण काल को देखने वाले हैं। पाषाण काल कहने का मतलब है वह समय जब लोग आखेटक थे, अपना जीवन यापन किसी तरह से जानवर के भांति करते थे। और आदि ऐतिहासिक में जो सो इस समय लोग लिखना पढ़ना भी प्रारंभ कर दिए थे। इस समय मुख्यतः जो सो कांसा का खोज हुआ था। और ऐतिहासिक की बात करें तो ऐतिहासिक में लिखित भी मिला है और पढ़ा भी गया है। जैसे कि वेद जो है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, जो भी वेद है 4, वो इसमें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को मुख्यतः झारखंड के बारे में हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। तो पाषाण काल में हम लोग देखेंगे मतलब कांस्य युग में हम लोग ऐतिहासिक में कांस्य युग के बारे में भी चर्चा करेंगे, ताम्र युग के बारे में भी देखेंगे और लोह युग के बारे में देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके सारा जो है सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को इसका जो पूरा पाषाण काल टाइम है, पाषाण काल की बात करते हैं हम लोग। तो पाषाण काल की बात करें तो पहला हम लोग पूरा पाषाण काल देखेंगे, फिर मध्य पाषाण काल देखेंगे, फिर नव पाषाण काल देखेंगे, फिर ताम्र पाषाण काल देखेंगे। तो नव पाषाण काल की जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख बीसी से लेकर के 12,000 तक माना गया। 25 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक ये सबसे लंबा काल जो है पूरा पाषाण काल को ही हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल की बात करें तो यह 12,000 से लेकर के 5,000 बीसी तक ये टाइम माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नव पाषाण की। तो नव पाषाण जो है सो 5,000 से लेकर के 3,000 तक इसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है। अब हम लोग इतिहास ये तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फिर इसमें कांस्य युग के बारे में देखेंगे। झारखंड में जो कांस्य युग का जो साक्ष्य मिला है
हम लोग वो देखेंगे। फिर ऐतिहासिक काल में हम लोग प्राचीन काल देखेंगे पूरा झारखंड का। फिर मध्यकाल झारखंड में क्या स्थिति रहा था, आधुनिक काल में क्या स्थिति रहा झारखंड का, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग एक एक करके स्टार्टिंग पहले करते हैं। ये BC AD और BC में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो हम यहाँ पर बता देते हैं। पहले AC और BC में जब अभी से 2000, अभी तो 2022 चल रहा है, तो 2022 साल पहले की बात करें तो जब उस समय तो जीरो हुआ होगा, तो उसी समय ईसा मसीह का जो है सो जन्म हुआ था। कब हुआ था भाई? ईसा मसीह का जन्म 0 AD में माना जाता है। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, तो ईसा मसीह का जन्म से पहले मतलब बिफोर क्राइस्ट, तो उसे हम लोग BC कहेंगे। मतलब BC कहेंगे मतलब क्या है कि 3, 5, 10 ये तो बढ़ता जाएगा इधर, और यहाँ से इधर बढ़ेगा टाइम, और यहाँ से इधर बढ़ेगा, ये BC कहलाएगा और AD कहलाएगा। BC कहने का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और AD कहने का मतलब है एनो डोमिनी। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके। चलिए हम लोग फिर अब एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 25 लाख BC से लेकर के 12,000 तक BC तक था। और हम लोग इस समय बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल में जो लोग रहते थे वो शिकारी थे। शिकारी कहने का मतलब है अपना बड़े बड़े पत्थरों का औजार बना करके शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। खाक संग्राहक थे, मतलब जानवर के भांति अपना जो सो पेट पालते थे। और इस समय का जो साक्ष्य मिला है हजारीबाग में पत्थर का एक औजार मिला है। क्या मिला? पत्थर का औजार जो है सो हजारीबाग जिले से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा 12,000 से लेकर के 5,000 तक, 12,000 से लेकर के 5,000 BC तक हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। और हम इसकी बात करें तो इस समय पत्थर जो थे, औजार जो थे वो छोटे हो चुके थे। उस समय बड़े बड़े औजारों से अपना जो है सो शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इसमें जो है ना औजार जो है सो छोटा हो गया, जिस कारण इसे माइकोलिथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलिथ। हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल का में जो मुख्यतः है वो पशुपालन का जो है शुरुआत कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? पशुपालन का शुरुआत कर लिया गया था। और औजार जो सो छोटे हो गए थे, जिसका साक्ष्य जो है वो मध्य पाषाण काल का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो रांची झारखंड के रांची से जो इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो नवपाषाण की बात करें तो इसका एज हो जाएगा 5,000 से 3,000 BC तक। 3,000 BC तक जो है इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब हम नवपाषाण की बात करें तो नवपाषाण में कृषि का जो शुरुआत भी कर लिया गया था। पशुपालन का शुरुआत तो मध्य पाषाण में ही हुआ था, लेकिन कृषि का जो शुरुआत है वो नवपाषाण काल से माना जाता है। और इस समय आग की खोज हो चुकी थी। आग की खोज हो चुकी थी, मतलब आग की खोज तो मध्य पाषाण में ही हो चुका था, लेकिन आग का उपयोग जो है वो आग का उपयोग नवपाषाण काल में जो शुरू किया गया। अब हम लोग कृषि का शुरुआत या आग की जो उपयोग हुआ, हम इसकी नवपाषाण काल का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो रांची डिस्ट्रिक्ट से होता है, और लोहरदगा से होता है, और पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ये 4 जिले से जो है सो नवपाषाण काल के जो सो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ताम्रपाषाण के बारे में। तो ताम्रपाषाण की बात करें तो ताम्रपाषाण का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो यहाँ 3,000 तक, तो यहाँ से 3,000 से लेकर के 1,000 तक माना जाएगा। अब हम इसकी बात करें तो ताम्रपाषाण में तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। और इस युग में झारखंड का केंद्र जो था, जो ताम्रपाषाण की बात करें तो इस युग में जो तांबे का उपयोग भी करना प्रारंभ कर दिए थे। और इस युग में
झारखंड का जो केंद्र था वो सिंहभूम था। कौन सा था क्षेत्र? सिंहभूम। सिंहभूम का जो क्षेत्र था इसका केंद्र माना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कांस्य युग के बारे में। कांस्य युग की बात करें, ताम्र युग की बात करें तो ताम्र युग में जो तांबे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया गया था। तो झारखंड में जो जनजाति थी, हम बहुत जल्द जनजाति स्टार्ट करेंगे, तो झारखंड की जो जनजाति थी, असुर जनजाति या बिरहोर जनजाति या बिरजिया, बहुत सारी जनजाति हैं। तो ताम्रपाषाण काल में जो टाइम पीरियड बता रहे हैं, तो इसमें उपकरण जो बनाते थे तांबे का, वो असुर जनजाति, बिरहोर जनजाति एवं बिरजिया जनजाति, ये तीन जो जनजाति था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उपकरण जो है सो बनाना प्रारंभ किए थे तांबे का सर्वप्रथम। अब हम लोग इसका जो साक्ष्य है वो हजारीबाग के वाहरगंडा हजारीबाग के वाहरगंडा से 49 खान का अवशेष जो सो प्राप्त होता है। कितना खान? 49 खान का अवशेष जो सो हजारीबाग के से प्राप्त होता है ताम्रपाषाण काल का। अब हम लोग बात करते हैं कांस्य युग के बारे में। तो कांस्य युग की बात करें तो कांसा का उपयोग भी इसमें हम लोग देखेंगे। तो झारखंड में असुर और बिरजिया जनजाति के जो लोग थे, झारखंड में असुर और बिरजिया जनजाति के जो लोग थे, वो सर्वप्रथम बार कांसा का जो सो प्रयोग किए थे, मतलब कांसा का उपयोग करने प्रारंभ कर दिए थे। अब हम लोग बात करते हैं लोह युग। लोह युग की बात करें या ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें प्रथम बार झारखंड में लोह का उपयोग जो है, लोहा का जो सर्वप्रथम उपयोग माना जाता है झारखंड में, वो भी असुर जनजाति और बिरजिया जनजाति, ये दो बहुत महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो ऐतिहासिक काल से इन लोगों का बहुत ज़्यादा संबंध है। तो अब हम लोग एक करके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इतिहास में झारखंड के क्षेत्रों को किन किन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न कालखंडों में झारखंड के विभिन्न नामों से जाना जाता है, और हम लोग तरह तरह का नाम है तो हम लोग देख लेते हैं। 10 आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप लोग जिसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। एत्रे ब्राह्मण बोलने का प्रयास कीजिए साथ साथ। एत्रे ब्राह्मण में पुंड कहा जाता था झारखंड के क्षेत्रों को। क्या बोला जाता? पुंड। एत्रे ब्राह्मण, झारखंड के क्षेत्रों को एत्रे ब्राह्मण में पुंड बोला जाता था। पुंड। अब हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद में झारखंड के क्षेत्रों को कीकट नाम, क्या बोला जाता था? कीकट नाम। ऋग्वेद कीकट नाम। एत्रे ब्राह्मण पुंड। ऋग्वेद कीकट नाम। आप लोग साथ साथ में बोलते जाइए, आप लोग को भी याद हो जाएगा। अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद वात्स। वायुपुराण में मुरंड के नाम से झारखंड के क्षेत्रों को जाना जाता था। विष्णु पुराण में मंड, वायुपुराण में मुरंड, अथर्ववेद में वात्स, ऋग्वेद में कीकट नाम, एक और एत्रे ब्राह्मण में पुंड। आप लोग फिर से बोलिए, एत्रे ब्राह्मण पुंड। ऋग्वेद कीकट नाम, अथर्ववेद वात्स, वायुपुराण मुरंड, विष्णु पुराण मंड। 5 हो गया। अब हम लोग 5 और देखते हैं। भागवत पुराण में कीकट प्रदेश। महाभारत में पुंडरीक, महाभारत में बोला जाता था पुंडरीक। महाभारत में क्या बोला जाता था? पुंडरीक। अकबरनामा में झारखंड के क्षेत्रों को झारखंड के नाम से जाना जाता था। अकबरनामा झारखंड के क्षेत्रों में झारखंड के नाम से जाना जाता था अकबरनामा के बुक में। आईने अकबरी एक बुक है। इसमें कोकरी या खंकरा बोला जाता था। अब हम लोग तुजी के जहांगीर में खोखरा बोला जाता था झारखंड के क्षेत्रों को। क्या बोला जाता था? खोखरा। झारखंड के क्षेत्रों को खोखरा बोला जाता था तुजी के बाबरी में। अब हम लोग बात करते हैं
फायान ने झारखंड क्षेत्र को कुकटलाड़ बोला था। क्या बोला? कुकटलाड़। झारखंड के क्षेत्रों को फायान ने कुकटलाड़ बोला। और ह्वेनसांग की बात करें तो ये चीनी यात्री था जो भारत आया था। और भारत जब आया तो ये झारखंड के क्षेत्र को किलोनासुकालाना जो सो नाम से संबोधित किया ह्वेनसांग में। और प्राचीन काल में बात करें, प्राचीन काल में संथाल परगना का जो क्षेत्र था, राजमहल वाली पहाड़ी या साहिबगंज वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, वो एरिया को प्राचीन काल में नारीखंड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नारीखंड कहा जाता था प्राचीन काल में। जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है उसको। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासनकाल चल रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन का जब समय था, उस समय झारखंड के क्षेत्रों को छोटा नागपुर से संबोधित किया जाता था, मतलब समूह नाम बोला जाता था। ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग राजमहल के क्षेत्र को, ह्वेनसांग ने राजमहल का क्षेत्र जो साहिबगंज वाला डिस्ट्रिक्ट है, राजमहल की क्षेत्र को कीचिंगकाइला जो राजमहल का क्षेत्र है उसको कीचिंगकाइला के नाम से जो सो संबोधित किया और यह नाम बोला। और जो पहाड़ी क्षेत्र था, ह्वेनसांग ने ही जो पहाड़ी क्षेत्र था, जो पहाड़ी वाला एरिया था, उसमें उसको दामिनी एक कोह बोला ह्वेनसांग ने पहाड़ी वाले क्षेत्र को। शाहनवाज खान और अब्दुल खान द्वारा लिखा गया पुस्तक मासिर उल उमरा, शाहनवाज खान और अब्दुल खान द्वारा लिखा गया पुस्तक मासिर उल उमरा में झारखंड को खोखरा नाम से संबोधित किया जाता था। झारखंड को खोखरा नाम से संबोधित किया जाता था। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं झारखंड के अवशेष जो प्राप्त हुए, कौन कौन सा अवशेष जो प्राप्त हुए, कहाँ कहाँ से, इम्पोर्टेंट बहुत है, इसको देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड के क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों से विभिन्न प्रकार का जो पुरातात्विक स्रोत जो मिला है, अवशेष मिला है, हम लोग उसको देख लेते हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग इसको जो है वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और यहाँ से आदि मानव का एक बड़ा चित्र और खुला सूर्य मंदिर और एक शैल चित्र जो है सो इसको से प्राप्त हुआ है। आदि मानव का एक बड़ा चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सीतागढ़ पहाड़ भी जो है वो हजारीबाग में ही है। और यहाँ से छठी शताब्दी का निर्मित बौद्ध मठ का जो यहाँ से प्राप्ति हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दूध पानी के बारे में। दूध पानी जो है ये भी हजारीबाग में ही पड़ता है। यहाँ से 8वीं शताब्दी का जो सो एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? अभिलेख। चौथा बात करते हैं दुमदुमा ये हजारीबाग में ही पड़ता है। यहाँ से शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। क्या प्राप्त हुआ है? शिवलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भावनाथपुर जो है वो गढ़वा में पड़ता है। और यहाँ से शिकार करते हुए चित्र शैल चित्र जो पत्थर पे बनाया गया वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं पांडु ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पांडु यहाँ से मिट्टी का दीवार, मिट्टी का कलश और तांबे का औजार और 4 पहियों वाली चौकी यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां बेनूसागर ये सिम्बू के क्षेत्र में पड़ता है। तो बेनूसागर में 7वीं शताब्दी का जैन मूर्ति जो है 7वीं शताब्दी का जैन मूर्ति से जो है प्राप्त हुआ है। 8वां बात करते हैं बोनगारा ये सिंहभूम में पड़ता है। बोनगारा तो यहाँ
हाथ से बने मृत भांड, हाथ से बने मृत भांड, मृत भांड कहने का मतलब है मन का। मृत भांड पत्थर के मन के, और पत्थर के मन के। मृत भांड जो होता है वो मिट्टी का भी बनता है और पत्थर का भी बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं बाण घाट। बाण घाट की बात करें तो यहाँ से काले रंग का जो है सो मृत भांड प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आया होगा, और कल से हम लोग अच्छे तरीके से बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, फिर इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।